नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत के उस विशाल जनसांख्यिकीय आधार यानी हमारी 2011 की जनगणना के मैक्रो लेवल से बात शुरू करेंगे और फिर सीधे आज की उन तेज रफ्तार वैश्विक घटनाओं तक जाएंगे जो माइक्रो लेवल पर हमारी दुनिया को हर रोज बदल रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम 2011 की जनगणना और राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए ताज़ा वैश्विक समझौतों, रक्षा अपडेट्स और अंत में पर्यावरण और कुछ शानदार विश्व रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, एकदम मैक्रो से माइक्रो तक। आइए सबसे पहले अपनी नींव को समझते हैं, यानी भारत की 2011 जनगणना का पूरा ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय खाका। अब देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हमारा ऐतिहासिक सफर। हमारी जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और फिर 1881 में रिपन के दौर से हर 10 साल वाली वो साइकिल शुरू हो गई जिसे हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जरा 1911 से 1921 के दशक पर गौर कीजिए। इसे द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में ये अकेला ऐसा समय था जब अकाल और महामारियों की वजह से हमारी आबादी बढ़ने के बजाय वास्तव में घट गई थी। बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी उतार चढ़ाव भरी ऐतिहासिक नींव पर चलते चलते हमने 2011 में अपनी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना पूरी की। 2011 की उस जनगणना में हमारी कुल आबादी 121 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। उस वक्त हम चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर थे। अगर हम उस आबादी का जेंडर स्प्लिट देखें तो समाज की तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पुरुष आबादी थी करीब 51.47% और महिलाएं थीं 48.53%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं था, ये वो बेसलाइन थी जिसने हमारे अगले पूरे दशक की नीतियों और योजनाओं की दिशा तय की। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर के इन बड़े आंकड़ों से थोड़ा जूम इन करके राज्यों की तरफ देखते हैं तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। राज्यों की बात करें तो चरम सीमाएं देखिए। कुल आबादी में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। देश की 16.51% आबादी अकेले वहां रहती है। वहीं दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां देश की मात्र 0.05% आबादी है। वैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 3 राज्यों को याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उमा यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। है ना कमाल की ट्रिक। दूसरी तरफ अगर हम 10 साल की ग्रोथ रेट देखें तो मेघालय ने लगभग 28% की जबरदस्त छलांग लगाई। लेकिन सबसे हैरान करने वाला राज्य रहा नागालैंड। पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य जहां आबादी बढ़ने के बजाय 0.6% कम हो गई, यानी नेगेटिव ग्रोथ। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे सिर्फ आंकड़े भूगोल की पूरी कहानी बदल देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ बिहार है, एकदम सघन, वहां हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का विशाल खुला विस्तार, उसी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 17 लोग। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसा है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का स्पेक्ट्रम भी कुछ ऐसा ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। 2011 में केरल पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। वहीं दूसरी तरफ था हरियाणा, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 879 पर अटका हुआ था। ये इतना बड़ा अंतर था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया और बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों की नींव रखी। तो ये तो था हमारा 2011 का वो स्थिर मैक्रो जनसांख्यिकी डेटा जिसने देश की नींव को आकार दिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज वो कौन से तेज, गतिशील और बिल्कुल रियल टाइम वैश्विक बदलाव हैं जो हर रोज हमारी दुनिया की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? चलिए अब मैक्रो से माइक्रो की तरफ गियर शिफ्ट करते हैं। अब हम नजर डालेंगे कुछ हालिया वैश्विक समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट्स पर जो सीधे तौर पर दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कूटनीति से। हाल ही में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और यूए के बीच रिश्तों ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इन समझौतों के 3 बड़े पिलर्स हैं।
पहला, दोनों देशों के बीच एक नया रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क। दूसरा, एलपीजी और एलएनजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की आईएसपीआरएल और यूए की एडनॉक कंपनी मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रही हैं। और तीसरा, गुजरात के वाडीनार में एक बहुत बड़ा शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जा रहा है। ये समझौते साफ दिखाते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी साझेदारियां कितनी मजबूत और दूरदर्शी होती जा रही हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ कूटनीति ही नहीं चल रही, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी नई चुनौतियां आ रही हैं। क्या आपने बुंडी बुगियो स्ट्रेन के बारे में सुना है? ये इबोला वायरस का एक बेहद ही खतरनाक रूप है, और सबसे डराने वाली बात यह है कि इसकी फिलहाल कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। यह कांगो में इबोला नदी के आसपास से शुरू हुआ और अब युगांडा तक फैल गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को वहां पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि हमारी दुनिया आज कितनी इंटरकनेक्टेड और संवेदनशील है। खैर, दुनिया भर की इन हलचलों के बीच आइए देखते हैं कि हम अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या अहम कदम उठा रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हाल ही में एक बहुत अहम कामयाबी हाथ लगी है, और इसके केंद्र में है कैप्टैगन। इसे अक्सर जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये ड्रग शुरुआत में तो दर्द को सुन्न कर देती है और एक अलग ही एनर्जी देती है, लेकिन बहुत ही जल्द ये एक जानलेवा लत में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रैचपिल चलाया और यकीन मानिए 182 करोड़ रुपए की कैप्टैगन जब्त की है। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक्शन है। और अब भविष्य की युद्ध तकनीक की एक झलक। भारत का प्रोजेक्ट काल भैरव, नाम से ही कितना दमदार लग रहा है ना। ये एक अत्याधुनिक, पूरी तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित लड़ाकू विमान है, जिसे ऑपरेशन 777 के तहत तैयार किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि AI इंटीग्रेशन के लिए इसे पुर्तगाल में स्केच पिक्सल कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसकी क्षमताएं सच में हैरान कर देने वाली हैं। 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता और लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान भरने की ताकत। भारतीय वायुसेना के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम कुछ घरेलू अपडेट्स, पर्यावरण की पहल और इंसानी जज्बे के शानदार रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे। कानूनी और घरेलू परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। इसी के साथ अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के साल 2003 के उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। यह सीधे तौर पर अदालत के फैसले पर आधारित एक बड़ा वैधानिक अपडेट है। आइए आगे बढ़ते हैं और तेजी से कुछ और अहम माइलस्टोन्स का राउंडअप लेते हैं। गवर्नेंस की बात करें तो त्रिपुरा ने कमाल कर दिया है। वो राष्ट्रीय अनुपालन कटौती के अपने सभी प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं पर्यावरण के मोर्चे पर भारत ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक सैटेलाइट टैग लगा हुआ दुर्लभ सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा है। इससे उसकी सटीक निगरानी हो सकेगी। और मानवीय साहस की तो कोई सीमा ही नहीं है। नेपाल के कामीरीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है। 32 बार, सच में अविश्वसनीय। और अंत में ये जो नंबर 27 आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ताशकंद में हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की अंडर 15 टीम ने कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 27 पदकों में 9 शानदार गोल्ड मेडल शामिल हैं। ये हमारे देश की युवा खेल प्रतिभा का एक जबरदस्त प्रदर्शन है, जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद सोचने वाली बात ये है, एक तरफ हमारा वो स्थिर जनसांख्यिकीय डेटा है जिसने हमारी नींव रखी, और दूसरी तरफ काल भैरव जैसे AI विमान आसमान छूने को तैयार हैं। तो क्या हमारा ऐतिहासिक डेटा ही हमारा भविष्य तय करेगा, या फिर ये जो रोज बदलती तेज रफ्तार वाली वैश्विक घटनाएं हैं, ये हर दिन हमारे लिए बिल्कुल नए नियम लिख रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।